हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी होती है, उनके पूरे टाइप्स देखेंगे, अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनका यूसेज देखेंगे, राइट। सो स्टोरेज क्लासेस के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं अपन तो इस वीडियो में। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको स्टोरेज क्लासेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इसके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टोरेज क्लासेस बेसिकली होती क्या है, राइट। सो स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ वेरिएबल, राइट। अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो फीचर्स है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरेज क्लासेस का यूज होता है। द फीचर्स these features includes the storage type, राइट। स्टोरेज टाइप उसका कौन सा रहेगा, मेमोरी में कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे वो वेरिएबल का जो डेटा स्टोर होगा, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो ये जो सारे फीचर्स है वेरिएबल के, इनको डिस्क्राइब करने के लिए स्टोरेज क्लासेस का यूज होता है। हेल्प्स टू ट्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम। और ये सारे फीचर्स का यूज करके अपन उस वेरिएबल को ट्रेस कर सकते हैं रन टाइम पे, राइट। कि इसका लोकेशन कहाँ पे, इसका स्कोप क्या है, इसका जो लाइफ टाइम क्या है वेरिएबल का, राइट, इनिशियल वैल्यू क्या है इसका। तो ये सब अपन यूज करके उसको, उसका जो एग्जिस्टेंस है वेरिएबल का, उसको ट्रेस कर सकते हैं। मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफायर्स आर नॉट अलाउड फॉर अ वेरिएबल। ये स्टोरेज क्लासेस का प्रॉपर्टी है कि एक बार में अपने को एक ही स्टोरेज क्लास यूज करनी है, दो या दो से ज्यादा स्टोरेज क्लास अपन, यानी कि मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस एक टाइम पे यूज नहीं कर सकते एक वेरिएबल के लिए। इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये है कि स्टोरेज क्लासेस का नाम देते हैं अपन यहाँ पे, फिर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल नेम है वो देंगे, और फिर जो भी मतलब डेटा टाइप का नेम वो देंगे, और फिर वेरिएबल का नाम जो अपन देते हैं वो, राइट। यानी कि स्टोरेज क्लास, अपना डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम। यहाँ समझिए इंटीजर वेर, ये नॉर्मल अपना जो भी है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है, राइट। एक्सटेंड क्या है, स्टोरेज क्लास है, तो स्टोरेज क्लास हो गया। फिर डेटा टाइप हो गया अपना इंटीजर, राइट। और फिर हो गया वेर, वेर क्या है, वेरिएबल का नाम है। सो ये सिंटेक्स है स्टोरेज क्लासेस को यूज करने का। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे 6 टाइप की स्टोरेज क्लासेस रहती है सी प्लस प्लस में बेसिकली। सी में मैंने बताया था कि 4 टाइप की रहती है, वहाँ पे ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर, राइट। ऑटो, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर। लेकिन सी प्लस प्लस में ये म्यूटेबल और थ्रेड लोकल, ये दो और एडिशनल स्टोरेज क्लासेस सी प्लस प्लस में सपोर्टेड है। तो इनको अपन वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की, राइट। सो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या रहती है कि ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है। और अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में या किसी ब्लॉक में डिफाइंड है, राइट, तो उसके अगर ऑटो अपन कीवर्ड यूज करें या नहीं करें, वो कौन सी क्लास में जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्लास में जाएगा, राइट। तो इसीलिए ऑटो कीवर्ड को रेयरली यूज किया जाता है, राइट। और सी प्लस प्लस 11 के बाद तो इसको मतलब ऑब्सोलीट कर दिया है, इसको यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर आ जाती है। सी प्लस प्लस 11 ऑनवर्ड से इसको बंद कर दिया है सी प्लस प्लस ने सपोर्ट करना, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट ऑटो ही मानते हैं वो, राइट। ऑटो वेरिएबल्स कैन बी ओनली एक्सेस्ड विद इन द ब्लॉक। मैंने बताया कि ऑटो वेरिएबल्स ब्लॉक में, फंक्शन में हो, राइट, या डिक्लेयर्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिक रहते हैं, और उनको अपन उस ब्लॉक या फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्कोप नहीं रहता है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज है ऑटो क्लास का, वो ये रहता है कि कीवर्ड, ऑटो कीवर्ड यूज होता था पहले, अभी तो कुछ नहीं होता है, राइट। लाइफ टाइम इसका फंक्शन और ब्लॉक, अगर फंक्शन में डिक्लेयर्ड है तो फंक्शन का जो बॉडी रहेगा वहां वहां उसका लाइफ टाइम रहेगा। जैसे ही कंट्रोल अंदर आता है उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जैसे ही कंट्रोल बाहर जाता है उस फंक्शन से या उस ब्लॉक से, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। ये उसका लाइफ टाइम हो गया। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीन्स स्कोप, कहाँ तक वो विजिबल होगा, तो उसका स्कोप भी फंक्शन या बॉडी रहेगा। और उसका इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहता है। जो ऑटो क्लासेस के जो डेटा वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स रहते हैं, उनमें क्या रहेगा, गार्बेज रहेगा इनिशियल वैल्यू। और इसका जो मतलब कहाँ पे मेमोरी में स्टोर होगा, तो ये होगा स्टैक एरिया में होगा, रैम में। जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसमें स्टैक एरिया रहता है, उस स्टैक एरिया में ये स्टोर होगा, राइट। और मैंने बताया कि आपको ये सी प्लस प्लस 11 के बाद में सपोर्टेड नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑटो मानेंगे, लेकिन ऑटो कीवर्ड को अपन यूज नहीं करेंगे। Earlier in C++, we could use auto keywords to declare the auto variables explicitly. Explicitly भी यूज कर सकते थे अपन, जैसे C में अपन यूज कर सकते हैं अभी भी ऑटो कीवर्ड को, बट C++ में आफ्टर C++11 the meaning of auto keyword is changed and we could no longer use it to define the auto variables. करेक्ट। बाय डिफॉल्ट अपन ऑटो ही मानेंगे, लेकिन ऑटो कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ऑटो स्टोरेज क्लास, राइट।
और यहाँ पे अपन इसका डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन का। तो इस फंक्शन में मैंने बताया था कि फंक्शन में या किसी बॉडी में या ब्लॉक में अपन जो लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो वो ये अपना फंक्शन का बॉडी होगा, और इसके इसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे कौन सी कैटेगरी के होंगे, ऑटो स्टोरेज क्लास के होंगे बाय डिफॉल्ट। ऑटो कीवर्ड यूज करो या मत करो, राइट। सो यहाँ पे मैंने ये ए बी और ये सारी क्या है, ऑटो कैटेगरी के वेरिएबल्स हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं यहाँ पे, करेक्ट। सो ये सारे कहाँ पे जाएंगे, स्टैक मेमोरी एरिया में, और इसका स्कोप क्या रहेगा, ओनली विद इन द ब्लॉक। इसका लाइफ साइकिल विद इन द ब्लॉक ओनली, राइट। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये इसको रन किया मैंने और ये सारे इनके जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे मैं आपको ऑटो कीवर्ड का भी लगा के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये एरर, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर, यहाँ पे एरर आ गया। इसको मैं बिल्ड करूंगा तो भी ये एरर दे देगा। यहाँ पे इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर, क्योंकि जो ऑटो कीवर्ड है वो सी प्लस प्लस उनके बाद में सपोर्टेड नहीं है, मतलब कीवर्ड को सपोर्ट नहीं किया है, ऑटो स्टोरेज क्लास स्टिल है। तो अभी अपन सेकंड टाइप देखते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है उसमें उसका जो कीवर्ड रहता है वो एक्सटर्न रहता है, EXTERN, एक्सटर्न, राइट। और ये क्या करता है कि विजिबिलिटी को एक्सपेंड करता है। The external storage class simply tells that the variable is defined elsewhere, not within the same block where it is used। और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल लिंकेज होगा, राइट। ये एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकेज मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या होता है। बट अभी के लिए समझो कि एक्सटर्नल लिंकेज मतलब सेम ब्लॉक में लिंक नहीं होगा, उसमें ओनली डिक्लेरेशन होगा, और जो उसका डेफिनेशन होगा उस वेरिएबल का वो किसी दूसरे ब्लॉक में होगा या दूसरी फाइल में होगा, somewhere else not in the same block, right। when external variable is initialized, then the memory of this is allocated and it will be considered defined। जब अपन extern के साथ, मैंने ये वाला आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक्सटर्न इंट वेर है तो ये क्या है, ओनली डिक्लेरेशन है, और अगर इसके साथ अपन वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन डेफिनेशन भी हो जाएगा, और डेफिनेशन के टाइम उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, करेक्ट। लेकिन इस केस में ओनली डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। मैं इसका भी अपन एग्जांपल देखेंगे अभी। और एक्सटेंड के साथ अपन करते हैं तो ओनली डिक्लेरेशन होता है, तो मल्टीपल टाइम्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अपन, राइट। सो इसका इसकी प्रॉपर्टीज देख लो एक्सटेंड की, कि इसका जो कीवर्ड है वो एक्सटेंड रहेगा, अपना लाइफ टाइम इसका होल प्रोग्राम रहेगा। अगर एक्सटेंड के साथ अपन ने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो उसका जो लाइफ टाइम रहेगा ना वो और उसको डिफाइन कर दिया है, राइट। तो उसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहां से लेके थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, एग्जिट होने तक रहेगा वो। और विजिबिलिटी विजिबिलिटी इसका ग्लोबल रहता है, राइट, एक्सटेंड का। और इसका इनिशियल वैल्यू जीरो रहता है, और एक्सटेंड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहती है, राइट। इनिशियल वैल्यू जीरो रहती है इसकी। और ये भी डेटा सेगमेंट में जाएगा, अगर इनिशियलाइज्ड है प्रोग्रामर के द्वारा तो इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में, और अगर अनइनिशियलाइज्ड है तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाएगा ये। तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और एक्सटर्न एक्चुअली इसका जो बेसिक यूज है ना वो ये है, द एक्सटर्न वेरिएबल सेज टू द कंपाइलर गो आउटसाइड माय स्कोप एंड यू विल फाइंड द डेफिनेशंस ऑफ द वेरिएबल दैट आई डिक्लेयर्ड। ये बताता है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल है, राइट। और इसका ये प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है ना वो समवेयर एल्स है, तो उसका डोंट वरी अबाउट द डेफिनेशन, राइट। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, अगर वहां पे उसका डेफिनेशन नहीं मिलता है उसको लिंकिंग के टाइम पे, तो फिर वहां पे लिंकर एरर थ्रो करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एरर नहीं आएगी, राइट। एक्सटेंड फंक्शन भी हो सकता है, जो फंक्शंस रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड रहते हैं, राइट। द एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सटेंड द विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल और फंक्शन। उसके विजिबिलिटी मैंने बताया आपको एक्सटेंड करने के लिए काम आता है। और सिंस फंक्शंस आर विजिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट, जो फंक्शंस रहते हैं ना वो सारे बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड रहते हैं, राइट। जबकि जो वेरिएबल्स रहते हैं वो नहीं रहते हैं, तो उनको उनके एक्सटेंड करने के लिए, उनका विजिबिलिटी दूसरे फाइल्स में यूज करने के लिए अपन वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन के साथ रेयरली अपन एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड रहते हैं, इसलिए इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक्सटेंड फंक्शन बनाया है एक एक्सटेंड स्टोरेज क्लास का, और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक्सटेंड इंट एक्स, यहाँ पे एक्स को मैंने डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे ओनली डिक्लेरेशन है ये, राइट। एक्सटेंड स्टोरेज क्लास है अपना, इंटीजर डेटा टाइप है, और एक्स इसका वेरिएबल का नेम है। अब ये ओनली डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, करेक्ट। अब इसको मैंने समवेयर एल्स डिफाइन किया है, मतलब इस ब्लॉक में डिफाइन नहीं किया है इसको, ये यहाँ पे बाद में डिफाइन किया है इसको यहाँ पे मैंने, राइट। ये दूसरी फाइल में भी डिफाइन हो सकता है, दैट इज फाइन, राइट। मैंने यहाँ पे नीचे किया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक्सटर्न को यूज नहीं करूंगा उस केस में एरर देगा। और इसको अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ ना, तो क्योंकि ये डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों हो जाएगा, लेकिन फिर एरर देगा, क्योंकि पहले यहाँ से आएगा और यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि एक्स है नहीं और एक्स को अपन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये किया और अभी मैं इसको अगर बिल्ड करता हूँ
सी एक्स अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं है इसका, क्योंकि डिक्लेरेशन इसका बाद में है और अपन यहाँ से यूज करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्स उसका डिक्लेरेशन नहीं मिला तो कंपाइल देखेगा अरे इसका इसको डिक्लेयर ही नहीं किया है, ये एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स, राइट। ये लेकिन जब अपन यहाँ पे एक्सटेंड का यूज करके इसको डिक्लेयर कर देते हैं तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि एक्स एक इंटीजर वेरिएबल है, राइट। उसका प्रॉपर्टीज उसको पता लग जाएगा, उसका स्कोप, उसका विजिबिलिटी, ये सारा उसको पता लग जाएगा। तो फिर वो और वो ये एक्सटेंड बोलेगा कंपाइलर को कि एक्स है वो समवेयर एल्स डिफाइंड है, तो उसका उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर लिंकिंग के टाइम पे अगर ये नहीं मिलता है तो उस केस में फिर लिंकर एरर आएगा। यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मैंने इसको कमेंट किया और अभी मैं इसको बिल्ड करूंगा, एल एन के आया, राइट। लिंकिंग एरर है क्योंकि अनरिजोल्व सिंबल है, जो एक्स का जो सिंबल है ना वो रिजोल्व नहीं हुआ है। और अभी अपन इनको अगर अनकमेंट करके बिल्ड करते हैं तो ये प्रॉपर चलेगा। मैं इसको रन कर देता हूँ बिल्डो के, ये चल गया। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज डिक्लेयर्ड एज एक्स टर्न 0 एंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स डिक्लेयर्ड इज एक्सटर्न। यहाँ पे ये इसको मॉडिफाइड किया और यहाँ पे इसको जो इनिशियल वैल्यू है ये यूज किया। इनिशियल वैल्यू इसका 0 रहता है, वो मैंने बताया आपको। सो एक्सटेंड का आप समझ गए होंगे। अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरेज क्लास की, वो रहेगी अपनी स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सो इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एंड एग्जिस्ट टिल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, राइट। जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है उसमें क्या रहता है कि डेटा उसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो वंस रहती है, यानी कि एक ही बार होती है पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम। और जो मेमोरी रहेगा वो उसको टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम तक एग्जिस्ट रहेगा, राइट। नो न्यू मेमोरी इज एलोकेटेड बिकॉज दे आर नॉट री डिक्लेयर्ड। स्टैटिक स्टोरेज क्लास अगर यूज करेंगे तो एक ही बार वो उसका डिक्लेरेशन होगा, राइट। एक ही बार वो डिफाइन होगा, उसको मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी। और इसका जो स्कोप है, राइट, इसका जो कीवर्ड है वो स्टैटिक है, करेक्ट। और इसका जो लाइफ टाइम है होल प्रोग्राम रहेगा। मैंने बताया आपको कि स्टार्टिंग में उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और वो मेमोरी उसको लास्ट तक रहेगी। और इसका जो स्कोप है, विजिबिलिटी है, वो लोकल रहता है। लोकल मींस अगर स्टैटिक वेरिएबल ब्लॉक में है तो उसका ब्लॉक स्कोप रहेगा। अगर स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल है तो उसका स्कोप फाइल रहेगा, पूरे फाइल में रहेगा, राइट। और इसका जो इनिशियल वैल्यू है 0 रहता है। और इसका जो स्टोरेज है वो भी ये डेटा सेगमेंट में ही जाता है। अगर प्रोग्राम के द्वारा इनिशियलाइज्ड है तो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में जाएगा, और अगर प्रोग्रामर के द्वारा अनइनिशियलाइज्ड है, उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया है, तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाएगा, करेक्ट। इसका एक और प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कि कोई वेरिएबल है, अगर सिंपल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसका विजिबिलिटी मतलब दूसरे फाइल्स में भी है, राइट, ग्लोबल वेरिएबल का। वहां पे उसको डिक्लेयर करके उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक अगर उसको कर दिया अपने स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज किया उसमें, तो फिर उसका जो विजिबिलिटी है वो अपन लिमिट कर देते हैं टू दैट फाइल ओनली। उसी फाइल में दिखेगा, उसके बाद वो विजिबल नहीं होगा। तो ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अगर अपने को किसी ग्लोबल वेरिएबल है और उसका विजिबिलिटी अगर उस फाइल तक ही लिमिट करना है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर अपने को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे और स्टैटिक उसको डिक्लेयर करेंगे। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं अपन स्टोरेज क्लास का, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का। ये स्टैटिक फंक्शन बनाया मैंने और एक ये नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे देखना आप, मैंने बताया था कि स्टैटिक वाला जो वेरिएबल रहता है उसका मेमोरी एक ही बार अलोकेट होता है स्टार्टिंग में और वो लास्ट तक रहता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक इंट काउंट किया 0। तो अब ये वाला काउंट को जो मेमोरी अलोकेट होगा वो स्टार्टिंग में हो जाएगा, राइट। और ये जब तक प्रोग्राम रन करेगा अपना, राइट, एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये मेमोरी अलोकेटेड रहेगा उसको। जबकि जो नॉन स्टैटिक है यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल्स है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऑटोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। और ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जैसे ही इसका जो लाइफ टाइम भी ब्लॉक रहता है, इसका स्कोप भी ब्लॉक रहता है, इसका विजिबिलिटी भी ब्लॉक रहता है, राइट। और ये स्टैक एरिया में जाता है। तो जैसे ही फंक्शन को कॉल होगा, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 59 पे, तो इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी लोकल वेरिएबल्स को, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, करेक्ट। और जैसे इसके बाहर जाएगा, रिटर्न जाएगा, राइट, तो ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं अपन दोनों को। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो फोर स्टैटिक वेरिएबल है वहां पे 1 और 2 आ रहा है, करेक्ट। लेकिन नॉन स्टैटिक के लिए 1 1 आ रहा है। ये 1 1 क्यों आ रहा है, यहाँ से मैंने कॉल किया स्टैटिक फंक्शन को 2 बार कॉल किया और नॉन स्टैटिक फंक्शन को 2 बार कॉल किया। तो जैसे ये पहली बार आएगा, राइट, इसको प्लस प्लस किया तो 1 हो जाएगा ये, और 1 को यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं अपन, राइट। रिटर्न करके इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, इसका जो भी रिटर्न वैल्यू है। और जब सेकंड कॉल जाएगा तो मेमोरी में क्या रहेगा, यहाँ पे काउंट वाली मेमोरी में, स्टैटिक वाली मेमोरी में 1 रहेगा, क्योंकि वो अपडेटेड हो गया, राइट, उस मेमोरी लोकेशन पे। और वो मेमोरी एग्जिस्ट करती है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो इसलिए ये, और फिर प्लस प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा उसका, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो नॉन स्टैटिक के केस में क्या होगा कि मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई, 1 हुआ, राइट, 1 को रिटर्न कर दिया इसने। और जब सेकंड कॉल आएगा उस टाइम पे इसका मेमोरी अलोकेट दोबारा होगा,
उसको, इसलिए वापस से जीरो होगा और फिर प्लस प्लस वन करके वापस वन होगा। तो इसलिए ये वन वन आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट, ये वन वन आ रहा है और यहाँ पे वन और टू आ रहा है। तो ये स्टैटिक का यूसेज हो गया। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास, दैट इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास, राइट। सो रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसमें जो कीवर्ड है अपना रजिस्टर यूज करते हैं, करेक्ट। और इसका जो लाइफ टाइम रहता है वो लोकल रहता है, मतलब अगर ब्लॉक में है तो ब्लॉक में रहेगा, और फंक्शन में है तो फंक्शन ब्लॉक रहेगा, राइट। और विजिबिलिटी इसका भी लोकल रहता है, स्कोप भी इसका लोकल रहता है। और इसमें जो इनिशियल वैल्यू रहती है रजिस्टर वाले वेरिएबल में, वो गार्बेज वैल्यू रहती है, राइट। और ये इसका जो कहाँ पे स्टोर होगा, तो स्टोरेज लोकेशन इसका रहता है रजिस्टर, अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो, राइट। रजिस्टर स्टोरेज क्लास यूज करने का बस ये है कि अपन कंपाइलर को बोलेंगे, प्रोग्रामर कंपाइलर को एक हिंट देगा कि अगर आपके पास रजिस्टर अवेलेबल है तो इसका वैल्यू रजिस्टर में स्टोर कर दो, ताकि इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और रजिस्टर नहीं, फिर ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पे कि अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो रजिस्टर में स्टोर कर देगा, अदरवाइज ये भी मेमोरी में ही जाएगा, राइट। द स्टोरेज क्लास डिक्लेयर्स रजिस्टर वेरिएबल दैट हैव द सेम फंक्शनलिटी एज दैट ऑफ द ऑटो वेरिएबल्स। जो भी ऑटो वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज है वही सारी ये फॉलो करता है। बस एक फर्क है कि ऑटो वेरिएबल्स स्टैक एरिया में जाता है, और ये अगर रजिस्टर अवेलेबल है तो रजिस्टर में जाएगा। दूसरा इसमें जो डिफरेंस है ये है कि ऑटो वेरिएबल्स का अपन एड्रेस ले सकते हैं, राइट, पॉइंटर में उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर वेरिएबल्स को अपन पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी में तो एड्रेस रहता है लेकिन रजिस्टर का एड्रेस नहीं रहता, करेक्ट। इसलिए कंपाइलर ट्राइज टू स्टोर दीज वेरिएबल्स इन द रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इफ ए फ्री रजिस्टर इज अवेलेबल। मैंने बताया आपको, अगर फ्री है तो वो उसमें रजिस्टर में उसको स्टोरेज करवाता है, राइट। और ये क्योंकि रजिस्टर में स्टोरेज करवाने का एक फायदा है कि वो मच फास्टर रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्टर रहते हैं, अपने को क्विकली उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को। लेकिन मेमोरी में थोड़ा स्लोअर रहता है, कंपेयर लाइक उसको अगर कंपेयर करें रजिस्टर के साथ तो। इसीलिए अपन रजिस्टर में, अगर अपने को पता है, प्रोग्रामर को पता है कि ये वाला वेरिएबल फ्रिक्वेंटली यूज होगा, राइट, तो उस केस में प्रोग्रामर को ट्राई करना चाहिए कि उसको रजिस्टर में स्टोर करवाए, ताकि वो क्विक एक्सेस हो जाए, उसको क्विक अपडेट हो जाए जब भी अपने को जरूरत पड़े, राइट। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो उसी के लिए अपन रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। और रजिस्टर कीवर्ड भी डेप्रिकेटेड हो गया है सी प्लस प्लस 17 ऑनवर्ड्स। अगर सी प्लस प्लस 17 के बाद में अगर इसको यूज करेंगे तो ये भी चलेगा नहीं, इसको भी डेप्रिकेट कर दिया है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन रजिस्टर स्टोरेज क्लास का। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर बी, राइट, उसमें जी स्टोर करवाया, राइट। और यहाँ पे इसको कौन सा क्लास दिया, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब ये कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि इसको रजिस्टर में स्टोर करना है या नहीं करना है। अपना काम बस इतना है कि इसको डिक्लेयर कर दो कि हाँ एक रजिस्टर है, इससे मतलब उसको हिंट मिल जाएगा कि ये वाला जो वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, बस। ये देखिए ये रन हो गया, राइट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी डिक्लेयर्ड एज रजिस्टर एंड दैट इज जी। सो अभी नेक्स्ट स्टोरेज क्लासेस की बात करते हैं, दैट इज अपना म्यूटेबल स्टोरेज क्लास। ये एडिशनल स्टोरेज क्लास है जो कि सी में अवेलेबल नहीं है, सी प्लस प्लस में ही अवेलेबल है। और यहाँ पे इसका जो यूज रहता है, इसके जो प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले अपन। इसका जो कीवर्ड अपन यूज करेंगे वो म्यूटेबल रहेगा, राइट, ये वाला कीवर्ड रहेगा। और इसका जो लाइफ टाइम रहता है वो क्लास रहता है, राइट। जो ये म्यूटेबल और जो थ्रेड लोकल है, ये क्लास सी प्लस प्लस में ही है, सी में अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो क्लास रहेगा। इसका जो विजिबिलिटी रहेगा वो लोकल रहता है म्यूटेबल का। और इसका जो इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहता है, राइट, ये वाले। और इसका देखते हैं कि समटाइम्स देयर इज a requirement to modify one or more data members of a class or struct through the const functions, even though you don't want the functions to update other members of the class or struct, right. This can be easily performed by using the mutable keyword. अगर मान लो कोई क्लास है अपना, और उस क्लास में अपन ने उसका कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। सो कांस्टेंट फंक्शन है मतलब जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको अपन अपडेट नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर क्या करेंगे अपन, अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर उसमें एक मेंबर है और उसको अपने को मॉडिफाई करना है, तो फिर क्या करेंगे, उस मेंबर के आगे अपन उस वेरिएबल के आगे म्यूटेबल कीवर्ड लगा देंगे। तो वो फिर बोलेगा कंपाइलर को कि अच्छा कॉन्स्ट फंक्शन है आपका, बट जो म्यूटेबल वेरिएबल है उसको अपन चेंज कर सकते हैं उस फंक्शन में, राइट। या फिर अपना दूसरा एग्जांपल ले लो कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है अपना। अब कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन मेंबर्स को अपडेट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि सारे मेंबर्स उसके कांस्टेंट हो जाते हैं। तो उस केस में भी म्यूटेबल के थ्रू अपन उसको चेंज कर सकते हैं, right. The mutable is mainly used to allow particular data member or of a const object to be modified, right. उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ये उसको अलाउ करता है, ये म्यूटेबल कीवर्ड है वो, राइट। we when we declare a function as const, this pointer pass to the function becomes const, राइट। मैंने बताया आपको कि कॉन्स्ट फंक्शंस में भी अपन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो दिस पॉइंटर जाएगा, राइट, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा वो, इसलिए।
तो एडिंग ए म्यूटेबल टू ए वेरिएबल अलाउज ए कॉन्स्ट पॉइंटर टू चेंज द मेंबर्स। इसका एग्जांपल देखता हूँ मैं, आप वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने ये म्यूटेबल फंक्शन बनाया, राइट, और इसमें म्यूटेबल स्टोरेज में क्या किया मैंने, यहाँ पे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया किसका, टी1 का। यहाँ पे टी1 अपना क्लास है ये, राइट, और इसमें ये मेंबर्स हैं इंटीजर एक्स और ये इंटीजर वाई, जो कि वाई है जो म्यूटेबल है, करेक्ट, यहाँ पे म्यूटेबल किया। अब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया इसका। अब जैसे ही कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन जो भी एक्स और वाई की वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो फिर क्या करेंगे अपन, तो वाई को अपन ने म्यूटेबल कर दिया, अब वाई का वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक्स म्यूटेबल नहीं है, करेक्ट, यहाँ पे एक्स म्यूटेबल नहीं है। तो एक्स म्यूटेबल नहीं है तो यहाँ से अपन एक्स का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन इसका ट्राई करेंगे तो ये एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ गया, टी वन इज सेट टू कांस्टेंट, तो ये एरर दे देता है। इसीलिए अपन अगर अपने को कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर किसी मेंबर वेरिएबल को चेंज करवाना है तो उसको अपने को म्यूटेबल बनाना पड़ेगा। ये इसका यूज है। यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखिए ये 20 आ गया। 20 क्या है, अपना y का वैल्यू है। यहाँ पे देखो t1.y क्या है, 20 है, करेक्ट। और इसको अपन ने चेंज किया है क्योंकि y का वैल्यू पहले 10 था, अब यहाँ पे 20 हो गया और इसको यहाँ पे प्रिंट किया अपन ने। और ये चेंज इसलिए अपन कर पाए क्योंकि ये y है क्या है, म्यूटेबल है, और ये कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको चेंज कर रहे हैं अपन। अभी अपन नेक्स्ट स्टोरेज क्लास देखते हैं, that is thread local storage class. जो thread local storage class है is a new storage class that was added in C++11। C++11 का फीचर है ये जो ऐड किया थ्रेड लोकल। और ये थ्रेड लोकल क्या करता है, जितने भी लोकल फंक्शंस है, बेसिकली इसका जो, इसको ऐसे समझो कि जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं, ऑटो वेरिएबल्स हैं, राइट, उनको क्या करता है, किसी थ्रेड के साथ बाइंड कर देता है, राइट। सो वी कैन यूज द थ्रेड लोकल स्टोरेज क्लास टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट एज द थ्रेड लोकल, राइट। अगर मान लो किसी थ्रेड में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस थ्रेड के अपने लोकल वेरिएबल्स होंगे, अगर दूसरा थ्रेड बनाया तो उसके अपने वेरिएबल्स होंगे, राइट, जो कि थ्रेड लोकल डिफाइंड है, राइट। द थ्रेड लोकल वेरिएबल कैन बी कंबाइंड विद अदर स्टोरेज specifiers like static, extern and the properties of the thread local object changes accordingly। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टोरेज क्लासेस, मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते, लेकिन थ्रेड लोकल के साथ अपन दूसरी स्टोरेज क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं, राइट। एक्सटर्न है, स्टैटिक है, इनको अपन यूज कर सकते हैं थ्रेड लोकल के साथ। और अब थ्रेड लोकल का जो प्रॉपर्टीज है वो इनको भी फॉलो करेगा ये, यानी थ्रेड लोकल का प्रॉपर्टी प्लस स्टैटिक और एक्सटर्न और इन जो भी दूसरी स्टोरेज क्लास किया ना अपन ने यूज, उसका भी उसको यूज करेगा ये। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लो। इसका जो कीवर्ड है वो थ्रेड अंडरस्कोर लोकल है, राइट। लाइफ टाइम इसका होल थ्रेड रहेगा, जब तक वो थ्रेड एग्जिस्ट करता है तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा। और इसका जो विजिबिलिटी है, स्कोप है, वो लोकल या ग्लोबल रह सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल अपन अपन थ्रेड लोकल के साथ यूज कर रहे हैं, राइट। और इसका इनिशियल वैल्यू गार्बेज रहता है। यहाँ पे इसका अपन एग्जांपल देखते हैं थ्रेड लोकल का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड लोकल फंक्शन बनाया और इसमें मैंने 3 थ्रेड बनाए, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3, राइट। यहाँ पे मैंने ये लैम्डा एक्सप्रेशन दिया। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन से इसको इसका एक वीडियो मैंने सी प्रोग्रामिंग की जो सीरीज थी उसमें भी बनाया है, और C++ में भी इसका बना दूंगा। अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन सीखना है तो मेरा वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हो, राइट। उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ अभी के लिए समझो कि मैंने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन दिया और उसमें क्या किया मैंने, इसको सी आउट किया और यहाँ पे वेरिएबल में वेरिएबल +18 किया, राइट। अब जो वेरिएबल 1, ये दिस वेरिएबल, राइट, तो ये वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पे, राइट, ये ग्लोबल वेरिएबल है। और थ्रेड के लिए अपन थ्रेड हेडर फाइल यूज करते हैं C++ में। ये C++ का इनबिल्ट हेडर फाइल है, लाइक लाइब्रेरी है थ्रेड, तो इसको यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल अपना, तो अब जो मैंने बताया था कि इसका जो विजिबिलिटी है वो ग्लोबल रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इसको फॉलो करेगा ये। तो यहाँ पे वेरिएबल है 10 और उसमें अपन ने 18 किया और उसको फिर वापस से वेरिएबल में सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब जो वेरिएबल होगा लाइन नंबर 1 to 5 पे, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 28 सब में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना ये थ्रेड लोकल है, राइट, थ्रेड लोकल है। तो ये क्या करेगा, सारे थ्रेड के साथ अपनी अपनी कॉपी बाइंड करेगा। यानी कि थ्रेड 1 के साथ एक कॉपी बाइंड हो जाएगी वेरिएबल की, वेर की, राइट। थ्रेड 2 के साथ अपनी एक कॉपी बाइंड हो जाएगी और थ्रेड 3 के साथ अपनी एक कॉपी बाइंड हो जाएगी वेर की। अब यहाँ पे वेर कितना हो जाएगा, 10 + 18 दैट इज 28। यहाँ पे 28 हो जाएगा। यहाँ पे वेर 10 ही रहेगा लेकिन, क्योंकि इसका अपना कॉपी हो गया, राइट। यहाँ पे 10 + 7 दैट इज 17। यहाँ पे 10 + 23 दैट इज 13 दैट इज 23। इसको मैं रन करता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो अपना अपना कॉपी है वो प्रिंट होने वाला है, ना कि कॉमन। यहाँ पे देखिए 28
23 और 17। यहाँ पे एक और नोटिस करो आप, थ्रेड 1, थ्रेड 3, थ्रेड 2 किसी भी ऑर्डर में रन हो सकते हैं ये, क्योंकि थ्रेड ये इंडिपेंडेंट थ्रेड है तीनों, तो ये किसी भी ऑर्डर में रन हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू हैगी रहेगी ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपना अपना थ्रेड रहेगा और अपने उसके लिए एक थ्रेड लोकल जो वेरिएबल है अपना वेर, ये अपने मतलब सेपरेट सेपरेट कॉपी इनके साथ बाइंड होगी, इसीलिए इसका जो आउटपुट है उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ऑर्डर है इनका थ्रेड रनिंग का वो चेंज हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी, और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।